चलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन द इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स है और वो इक्वेशन है, लेट मी राइट फर्स्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। वो हम स्टडी कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं और यूज कर सके हैं टू फाइंड द फोर्स लॉ, है ना। लास्ट न्यूमेरिकल्स में हमने फोर्स लॉ फाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस एम बाई एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ यू, है ना। यहाँ पे u एक वेरिएबल है जो 1 बाई आर के बराबर होता है। r उस पार्टिकल का रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन जो पार्टिकल मूव कर रहा है। यहाँ पे रिड्यूस्ड मास भी हो सकता है इफ यू हैव टू बॉडीज एंड इफ यू हैव ओनली वन बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए पॉइंट, ठीक है, अंडर द सेंट्रल फोर्स, है ना। ये याद रखना, अंडर द सेंट्रल फोर्स। तब ये इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ऑर्बिट्स को सेटिस्फाई करेगी। इस इक्वेशन को यूज करके हम फोर्स लॉ फाइंड कर सकते हैं। बट आज हम क्या करेंगे, आज हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे फॉर ए स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड। तो जो इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड होती है वो कैसी होती है, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है और देखने में कैसी होती है। देखो, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है ओ पॉइंट। इस ओ पॉइंट पे कोई मास पड़ा हुआ है। पहले मैं मास की एग्जांपल लेता हूँ और उससे आप थोड़ा दूर चलते जा रहे हो। ये एक पी पॉइंट है एट डिस्टेंस आर। तो यहाँ पर जो उस मास के कारण फोर्स लगेगी इस मासिव पार्टिकल पर, एक मास ये है, दूसरा मास ये है, उस मासिव पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स इज माइनस जी m1 m2 by r square. Minus sign is for direction. This is the direction of r vector and the force on m2 is in opposite direction. So here force is inversely proportional to square of distance. So this is called inverse square force field. ये inverse square force field भी है और दूसरा ये central force भी है। ये सेंट्रल फोर्स भी है ना। ये इक्वेशन सेंट्रल फोर्स के लिए है। सेंट्रल फोर्स में किसी भी तरह की वेरिएशन हो सकती है जैसे न्यूमेरिकल्स में हमने देखा। और एक स्पेशल काइंड ऑफ सेंट्रल फोर्स है जो नेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, वहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। सिमिलरली वी हैव अनदर फोर्स इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड में, जिसमें हम दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 कंसिडर कर सकते हैं। एक नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव ले लो। इनमें भी जो फोर्स लगती है दैट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी यहाँ पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, ठीक है। तो अब हम इस तरह की सेंट्रल फोर्स, किस तरह की सेंट्रल फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, उस तरह की सेंट्रल फोर्स के लिए हम इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ड्राइव करना चाहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट बनाएंगे या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है, लेट मी राइट हियर, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, yeah, you can say trajectory. What is trajectory? It is the path followed by the particle under a force field. Equation of trajectory or orbit for inverse square force field, ठीक है। inverse square force field which is always a central force. ये हमेशा एक central force होती है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब है द फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ अदर बॉडी। और इनवर्स स्क्वायर फील्ड का मतलब है कि द फोर्स इज वेरिंग इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। चलिए अब हम इसको ड्राइव करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, ये टाइटल है हमारे टॉपिक का, इसको हम ड्राइव करेंगे। इसको हम इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को पहले ड्राइव कर लेंगे और बाद में हम देखेंगे कि किस तरह के ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, कौन कौन से केस में। बहुत इंटरेस्टिंग है। सारा प्लैनेटरी मोशन, हमारे प्लैनेट्स जो सन के अराउंड घूमते हैं, और इवन जो कोई मीटियोर आ गया, कोई कोमेट आ गया, अर्थ के पास से होके निकला या किसी और प्लैनेट के पास से होके निकला, तो उसका पाथ कैसा होगा, क्या सर्कुलर हो जाएगा या पैराबोलिक हो जाएगा या एलिप्स हो जाएगा या कैसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ पर एक मासिव ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेनेट पी मान लो, यहाँ पे मान लो इधर से बड़ी दूर से एक स्टार, एक कॉमेट, इस तरह का पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है। तो व्हेन इट इज अप्रोचिंग इट, तो क्या होगा, क्या अप्रोच करते 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 ये ऐसे घूम के जाएगा या ऐसे जाते 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 ये पार्टिकल
इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाएगा, दिस इज पैराबोलिक पाथ, दिस इज हाइपरबोलिक पाथ। अलग अलग तरह के पाथ्स होते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के। ये तो मैं प्लैनेट्स के लिए बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े हेवनली ऑब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जहाँ पे सेंट्रल फोर्स लग रही है, उसका कुछ मास m1 है, वहां पर ये अलग अलग तरह के पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। या ये पार्टिकल जाते जाते ऐसे घूम जाएगा और सर्कल के अराउंड यहाँ पे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, या ये पार्टिकल इस तरह एलिप्टिकल पाथ बना लेगा। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। इन फोर्स पॉसिबिलिटी को कौन सी चीज अफेक्ट करती है, किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा पाथ होगा, इनमें क्या वो चीज है, इस तरह का क्या फिजिक्स है इनमें कि कौन सा पाथ फॉलो होगा, वो हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज डेरिवेशन आएगी और अलग अलग पाथ के लिए कंडीशंस पूछी जाएंगी, तो वो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। हाँ जी, चलो लेट अस स्टार्ट। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम this equation, differential equation of orbits. Under central force, इस इक्वेशन को पहले लिख लेंगे d स्क्वायर u बाय d थीटा स्क्वायर प्लस u माइनस म्यू अपॉन l स्क्वायर u स्क्वायर f ऑफ u। ये इक्वेशन है हमारे पास। मैंने बोल दिया आपको, पहले बता दिया, हेयर आर u इज 1 बाय r एंड u इज सम न्यू वेरिएबल, इट इज ए न्यू वेरिएबल। वो हमने बनाया है टू सॉल्व द थिंग्स। मैथमेटिक्स को आसान कर देता है जब हम ऐसे करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसका मतलब। ओके, नाउ फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स, ये वाली जो फोर्स होगी उसका फंक्शन कुछ इस तरह का होता है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ r एंड दैट फंक्शन इज गिवन बाय माइनस k बाय r स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज k हियर? k इज g m1 m2 फॉर ग्रेविटेशनल काइंड ऑफ फोर्स। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं विच इज ड्यू टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, तो ये होगा k। और k में भी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो ये कांस्टेंट फैक्टर्स हमने ऐसे k ही रखना है, बार बार नहीं लिखेंगे। ये दोनों के लिए सॉल्व हो रहा है, ये वाला जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये दोनों के लिए सॉल्व हो रहा है। कूलम्स फोर्स के लिए भी है सेम सब कुछ, बस एक k का फैक्टर डिफरेंट होगा, और ग्रेविटेशन फोर्स के लिए भी सेम है। ओके, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये माइनस k बाय आर स्क्वायर है, तो 1 बाय आर इज u, तो दिस इज माइनस k u स्क्वायर, और फिर यहाँ बन जाएगा f ऑफ u। जब आप यहाँ पे r को u पुट करोगे, 1 बाय u पुट करोगे, तो ये बन जाएगा f ऑफ u। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, और फिर देखते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। तो लेट मी राइट हियर, पुट इन 1, इसको 1 में पुट करेंगे, d स्क्वायर u बाय d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस, चलो पहले ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस म्यू एल स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू माइनस के यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई, डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू माइनस, इधर देखो प्लस हो गया ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, म्यू टाइम्स के बाय एल स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए, तो ये हमारे पास अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, और इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। इसमें u वेरिएबल है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशंस अभी आप पढ़ने वाले हो इन द कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स BSc 1 में। डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि ये नीचे वाला जो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल्स होते हैं। हम यहाँ पर एक्चुअली u की वेरिएशन चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज ए कोऑर्डिनेट, जैसे हमने बात करी थी कि r और थीटा पार्टिकल के प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो यहाँ पे थीटा है और कुछ नहीं है। तो थीटा के साथ u की वेरिएशन चेक कर रहे हैं हम, और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला वेरिएबल होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट पैरामीटर। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा पार्टिकल का, जैसे यहाँ पे ओरिजिन है, मान लो ऐसे पार्टिकल है, ये रोटेट कर रहा है लाइक दिस, हम एक ट्रैजेक्टरी मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखो थीटा चेंज हो रहा है ना, तो थीटा के चेंज होने से ये r चेंज हो रहा है। ये r जो है ये थीटा से रिलेटेड है ना, यही चीज है और कुछ नहीं है।
अभी यहाँ थीटा ये हो गया, ये आर हो गया, है ना। अब आर चेंज हो रहा है तो यू चेंज हो रहा है, तो दिस इक्वेशन विल टेल यू द वेरिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको जब हमने सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब है कि हमें ऐसा u फाइंड करना है। देखो यहाँ u आ रहा है, यहाँ u आ रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें u कहीं पर भी नहीं है, इसमें थीटा कहीं पर भी नहीं है, इट इज जस्ट ए कांस्टेंट। लेट मी राइट हियर, इट इज ए कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये वेरिएबल्स हैं u और ये थीटा वेरिएबल है, हमें वो u फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब यहाँ पे हम वो u पुट करें और हमारे पास इसको सॉल्व करके आंसर 0 आ जाए। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। उसका जो सोल्यूशन होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो यहाँ पे पुट करने से इसका पूरा सॉल्व करके वो आंसर आ जाए जो राइट हैंड साइड पे है। अगर मैं इस टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो इसको सॉल्व करके RHS वाली टर्म आ जाएगी। अगर ये इसको मैं इधर ले आऊंगा तो पूरी को सॉल्व करके 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। अब हम अगली शीट पे इसको सॉल्व करते हैं। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे। ये जो हमारे पास एक टर्म है म्यू, ये जो हमारे पास एक टर्म है u माइनस म्यू के बाय एल स्क्वायर, इस टर्म को हम एक वेरिएबल x पुट कर देंगे। इसमें ये वेरिएबल है और फिर ये भी वेरिएबल होगा। ये तो चलो कांस्टेंट टर्म है, उसको जस्ट कांस्टेंट टर्म को बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हमने उसको x पुट कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पर du बाई डी थीटा हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, ये इक्वेशन पहले यहाँ लेके आते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई, इसको यहाँ साइड पे रख लेते हैं, हमारी हेल्प करेगी। ये दिमाग में रखो अभी, ठीक है। चलो, तो हमें यहाँ पर ना डी यू बाई डी थीटा चाहिए और हमें यहाँ पे डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर चाहिए। हमने u को ये पैरामीटर पुट कर दिया। अब इसी को डिफरेंशिएट करके 2 बार हमारे पास ये चीज आएगी, ठीक है। तो हम एक्चुअली इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x लिखने वाले हैं, ठीक है। तो टू राइट इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2, लेट अस सपोज इक्वेशन 2 इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डी यू बाई डी थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे डी यू बाई डी थीटा आ गया, डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। इधर हम करेंगे तो आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। सिमिलरली अगर हम दोनों तरफ एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर विल बी डी स्क्वायर एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जस्ट उसमें कांस्टेंट टर्म ही ऐड कर रहे हैं, वेरिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ u विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ये इस इक्वेशन का मतलब है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इस कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से वेरिएशन में चेंज नहीं आएगा। ये फिजिकल मीनिंग है इन दोनों इक्वेशंस का, इसका और इसका, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पुट करेंगे ऊपर, तो करके देखते हैं क्या होगा। यहां पुट करते हैं, हाँ। अब इन दोनों चीजों को डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर की जगह हम डी स्क्वायर एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर पुट करेंगे। तो लेट अस पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, 2 में पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये सारी की सारी टर्म यहां पड़ी हुई है ना, ये x है हमारा, प्लस x इक्वल टू 0। तो नाउ दिस इज द वेरी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन टू सॉल्व। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ोगे तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी होता है और आपने इनफैक्ट ऐसी इक्वेशन सॉल्व करी हुई है। लेट मी रिमाइंड यू द थिंग्स कि कहां पर आपने ऐसी इक्वेशन देखी हुई है। ये इक्वेशन होती थी एक डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होती थी। दिस वाज डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास +1 लास्ट चैप्टर। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन होता था, देखो सेम वैसे ही है, बस t की जगह यहाँ थीटा चल रहा है, x वैसे ही चल रहा है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ कांस्टेंट का स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर वो ओमेगा स्क्वायर 1 है, बट जो इक्वेशन की फॉर्म है वो सेम वैसी ही है। और इसका जो सोल्यूशन होता था ना बच्चों, वो कुछ इस तरह का होता था, सिनोसॉइडल फॉर्म का, साइन और कोसाइन फंक्शंस, a साइन ओमेगा t ऐसा होता था, या a cos ओमेगा t, सच काइंड ऑफ सोल्यूशन इज देयर। अकेला ये नहीं होता था, इसमें कुछ फेज डिफरेंस फाई भी होता था, प्लस सम फेज डिफरेंस फाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल सिचुएशन। बट द मेन थिंग इज कि इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो सोल्यूशन होता है वो सिनोसॉइडल होता है, साइन और कोसाइन फंक्शन होते हैं। मतलब जो x की वेरिएशन होती है जो इसको सेटिस्फाई करता है, उस x की वेरिएशन इस तरह की होती है, साइन और कोसाइन जैसी, वेव जैसी होती है। ठीक है जी, ये कहानी है। तो सेम वैसी ही इक्वेशन है, बट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान रखना यहाँ पे टाइम नहीं है, टी नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बना रहे हम कुछ भी, हम थीटा के साथ एक्स की वेरिएशन चेक कर रहे हैं। तो हम अभी लिख लेंगे बस यहाँ पे सिंपली द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज सेम वैसा ही फंक्शन, जैसे यहां पे मैंने फंक्शंस लिखे हैं ना, वैसे ही फंक्शन आपने डायरेक्ट इसको लर्न कर लेना है। a cos, देखो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है ना, यहां विद रिस्पेक्ट टू t था, ओमेगा 1 है यहाँ पर, तो यहाँ ओमेगा t आ रहा था, बट ओमेगा भी 1 है, तो अगर ओमेगा 1 होता तो यहाँ लिखते साइन t प्लस समथिंग, है ना। अब साइन t यहाँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो cos t की जगह cos थीटा माइनस या प्लस सम इनिशियल फेज थीटा नॉट बोल देते हैं इसको। तो इस तरह का जनरल सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये जनरल सॉल्यूशन है, अब इसको हम क्या करते होते हैं, इसको पुट कर देते होते हैं ऊपर किसी इक्वेशन में टू फाइंड द फाइनल रिलेशन। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ये जो हमने x माना था वहां x निकल आया हमारा, x ऐसा होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो वी विल पुट x इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी, इक्वेशन 3 थी u माइनस म्यू के बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू x बिकम्स, ये बन गई इक्वेशन 3 इज, एंड इट बिकम्स u माइनस म्यू के बाय एल स्क्वायर। x की जगह हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, ये x है जो हमने उसका सोल्यूशन फाइंड किया है। अब यहां से u को 1/r पुट कर देते हैं, इस फैक्टर को उधर लेके चलते हैं। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी एक स्पेशल फॉर्म बनाने के लिए। म्यू के स्क्वायर उधर चला गया, यहाँ माइनस था, इधर प्लस हो गया, a cos थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। चलो, अब यहाँ दो टर्म्स हैं, और एक फॉर्म बनाने के लिए मैं यहां से म्यू के बाय एल स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। ये दो टर्म्स हैं, इसमें से कॉमन ले रहा हूं, तो यहां तो 1 आ जाएगा, और यहां है ही नहीं ये टर्म, तो ये रेसिप्रोकल करके यहां मल्टीप्लाई कर दो। रेसिप्रोकल करना है इसका, और यहां मल्टीप्लाई करना है। आप ये समझ लो कि वापस जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन ही बन जाएगी, ये यहां आ जाएगा 1 की जगह और ये कट जाएगा, वही इक्वेशन वापस बन जाएगी, ऐसे समझ लो इसको। तो अब इस इक्वेशन को देखो बच्चों ध्यान से, इसमें टाइम तो है नहीं, इसमें क्या चल रहा है, इसमें r चल रहा है, r इज रेडियल डिस्टेंस, इसमें थीटा चल रहा है, थीटा इज दैट एंगल थीटा विद द इनिशियल डायरेक्शन। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, ये फाइनल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, बट अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एक पार्ट हमारा फिनिश हो गया कि दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये उसकी एक फॉर्म है जिसमें r आ रहा है, r इज ए वेरिएबल, थीटा इज ए वेरिएबल। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स फील्ड। ठीक है जी, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स फील्ड, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहां लिख लेते हैं, कम हेयर,
हेयर थीटा एंड आर बोथ आर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं जो चेंज होंगे जब बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर किसी दूसरी बॉडी के अबाउट घूमेगी। जैसे मान लो यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ कोई मासिव पार्टिकल पड़ा हुआ है और ये दूसरी बॉडी m घूम रही है। ये म्यू उनका रिड्यूस मास है, वो हमें पता है स्टार्टिंग से ही। अगर हम इसको m1 लिख दें, इसको m2 लिख दें, तो म्यू यहाँ पर होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 रिड्यूस मास। और जो लाइट बॉडी होती है वो हैवी बॉडी के अराउंड घूमती है। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मान लो ये बॉडी यहाँ रोटेट कर रही है, ये इनिशियल डायरेक्शन हमने मान ली, दिस इज मान लो x एक्सिस और यहाँ पे है मान लो y एक्सिस। यहाँ पे मान लो उसके परपेंडिकुलर है y एक्सिस, ठीक है। तो ये जो बॉडी है m2 ये हमेशा ऐसे घूमती रहेगी। तो मान लो जब ये यहाँ पे आई, ये कुछ एंगल थीटा बना और यहाँ पे ये r हुआ, तो r और थीटा वेरिएबल्स है। देखो यहाँ पे जब होगी तो थीटा भी डिफरेंट होगा। देखो जब बॉडी यहाँ पे होगी लेट अस सपोज, तो ये थीटा होगा, है ना, थीटा बड़ा हो जाएगा, r छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये बॉडी स्क्वायर अबाउट घूमती जाएगी r और थीटा वेरी करेंगे। ये मैंने एक स्पेशल केस बनाया, हमेशा एलिप्स नहीं बनता, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। उसका पाथ किस चीज पे डिपेंड करेगा, कौन सा पाथ होगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बट अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग पाथ हो सकते हैं। तो r और थीटा की जो वेरिएशन है वो ऐसे होगी, ठीक है जी। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यहां तक एक बात समझ लो। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हमें क्या बताते हैं, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और जो नेचर ऑफ पाथ है वो कौन डिसाइड करता है। इसी में से तो कोई वेरिएबल ऐसा होगा, इसी में कोई टर्म ऐसी होगी जो पाथ की शेप को डिसाइड करेगी, है ना। वो हमें देखना है कि वो कौन सी टर्म है। ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज, मैं दोबारा लिख रहा हूं इक्वेशन, 1/r इज इक्वल टू म्यू k बाय एल स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एल स्क्वेयर बाय म्यू k a cos theta minus theta naught. This is the equation. We will compare it with जनरल इक्वेशन। हमारे पास ना एक जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। ये कॉनिक्स क्या होते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, ये जो शेप्स होती हैं 2 डायमेंशनल शेप्स, ये सब कॉनिक्स होते हैं। उनके लिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। मे बी यू हैव स्टडीड दिस इक्वेशन इन द मैथमेटिक्स कोर्स ऑफ क्लास +2 और मे बी नॉट, बट आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या क्या इसमें पैरामीटर्स हैं। तो पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और एलिप्स, ये सब कॉनिक्स होते हैं, ठीक है। इनके लिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, वो ये जनरल इक्वेशन है। मैं लिख रहा हूं वो इक्वेशन कौन सी है, वो है 1/r is equal to 1/l 1 plus e cos theta minus theta naught और ये ब्रैकेट बंद। ये जनरल इक्वेशन होती है। देखो इसकी फॉर्म बिल्कुल वैसी है जैसे हमने ये लिखा हुआ है ना। अब इनको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जो l होता है, स्मॉल l, इस इक्वेशन में वो होता है सेमी लेटस रेक्टम, इसको बोलते हैं स्मॉल l इज सेमी लेटस रेक्टम। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ऐसे याद कर लो। और अगर हाँ आर भी लिखते हैं, हाँ। और यहाँ पे जो ई होता है, ई, उसको बोला जाता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक, ठीक है। इसेंट्रिक पर्सन क्या होते हैं ना, इसेंट्रिसिटी मतलब जो नॉर्मल बिहेवियर से जो डाइवर्जेंस होती है उसके लिए पैरामीटर डिफाइन किया जाता है इसेंट्रिसिटी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, चलिए, तो दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 5। लेट अस कंपेयर 4 and 5, ठीक है जी। तो L की जगह पे हमारे पास है ये फैक्टर विच इज L स्क्वायर बाय म्यू के,
इसमें देखो के पैरामीटर भी हमें पता है, म्यू रिड्यूस मास है, एल एंगुलर मोमेंटम है, ये सब चीजें देखो मोशन के साथ रिलेटेड है ना, सिस्टम के साथ रिलेटेड है। और देखो ई, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई इसके बराबर है एल स्क्वायर ए अपॉन म्यू के। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे पास निकल के आई है। और हम क्या यहाँ पे स्टेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में अगर ये हाँ, तो इस इक्वेशन में ये जो E होता है, इसेंट्रिसिटी, वो डिसाइड करती है कि कौन सा पाथ बनेगा, कैसी ट्रेजेक्टरी होगी। तो वो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। अगर E ग्रेटर देन 1 हुआ तो हाइपरबोला बनेगा, हाइपरबोलिक पाथ होगा। ठीक है, हाइपरबोला कैसा होता है, हाइपरबोला कुछ इस तरह का होता है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, दिस इज हाइपरबोला। ठीक है, अगर E ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर E इज इक्वल टू 1 हुआ तो इट इज पैराबोलिक। द शेप ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी जो भी इस इक्वेशन से आएगी, अगर यहां पर E की वैल्यू 1 के बराबर आप पुट कर दोगे ना, और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करोगे, R और थीटा में ग्राफ प्लॉट करोगे, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, पैराबोलिक इस केस में। और अगर E हमारे पास लेस देन 1 हो, लेस देन 1 से छोटी है मान लो इसकी E की वैल्यू, जब भी आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ ये चीजें पुट करके हम सॉल्व करेंगे ना, और अगर E लेस देन 1 आ गया तो उस केस में बनेगा इलिप्टिकल नेचर, इलिप्टिकल पाथ होगा। ठीक है, ये याद रखनी है E की वैल्यूज। और अगर E 0 हो गया तो नॉर्मल बिहेवियर, तो होगा सर्कुलर पाथ, तो इक्वेशन सर्कल की बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ E की अलग अलग वैल्यूज पुट करके हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस आती हैं, ये भी आपने याद रखना है। और आप देख सकते हो कि E L और A और म्यू और K पे डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पर जो A है वो एक अननोन है, पहले हमें उस A को भी फाइंड करना है, वो सब फाइंड करके फिर हमें पता चलेगा कैसा पाथ बनेगा। हाँ जी बच्चों, तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, ये हमने ड्राइव करी फॉर द सेंट्रल फोर्स एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। इन दोनों इक्वेशंस को हम बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। ये इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है एक्चुअली, एंड दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। और जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास L का और स्मॉल e का एक्सप्रेशन आया। स्मॉल e को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब इस स्मॉल e के एक्सप्रेशन में A जो है दैट इज ए कांस्टेंट। हमने ये चीज कंसिडर करी थी कि जो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑर्बिट की, उसका ये सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन हमने बोला था, A cos थीटा माइनस थीटा नॉट, है ना। तो A क्या था यहाँ पे, A वाज ए अननोन कांस्टेंट, इसको हम अभी फाइंड करेंगे। अगर ये हमारे पास आ जाएगा अननोन कांस्टेंट, जब ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पुट करेंगे तो E का एक एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास। अब कैसे फाइंड करें इस कांस्टेंट को? बच्चे जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो इस तरह के कांस्टेंट्स जो हैं वो हमें बाउंड्री कंडीशन से पता चलते हैं। मतलब हम x की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, x की मिनिमम वैल्यू देखेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कोई कंडीशन लगा के वहां से A फाइंड करेंगे। तो लेट अस सी A कैसे फाइंड करना है। देखो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है उसको मैं पहले लिख लूं, 1/r, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 1/r इज इक्वल टू म्यू k बाय एल स्क्वायर 1 प्लस एल स्क्वायर a बाय म्यू k cos थीटा माइनस थीटा नॉट। दिस इज एन इक्वेशन बिटवीन r and theta called general equation of orbit. This is general equation of orbit. ठीक है, किसका ऑर्बिट? Of a body under inverse square law. Inverse square law. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब बच्चे R की ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती है हमारे पास, उसको फाइंड करने के लिए वी नीड टू कंसीडर द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, जो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। और वो इक्वेशन है E इज इक्वल टू 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर। ये होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर ही है, ये याद रखना। म्यू इज रिड्यूस्ड मास, मास की जगह म्यू आ रहा है हमारे पास, वेलोसिटी की जगह हम आर डॉट लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी ये काइनेटिक हो गई, प्लस वो एक सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी थी जो थी हाफ एल स्क्वायर
म्यू आर स्क्वायर और एक यू था हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर्स फील्ड है। अगर हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड है तो उसके लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग यू डिफरेंट होगा और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो यू डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, दैट इज द कंडीशन ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। देखो क्या होता है, पहले समझ लें इसको। मान लो ये एक पॉइंट है, इसके अबाउट एक बॉडी जो है वो घूम रही है। दिस इज द बॉडी हैविंग सम मास, म्यू ही ले लेते हैं। चलो यहाँ पे m1 मान लेते हैं, यहाँ m2 मान लेते हैं। लेट अस सपोज m2 बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट m1 लाइक दिस, या ऐसे। तो यहाँ पर ये बॉडी टर्न करके वापस आ गई और ऐसे ही इस पॉइंट पर भी ये बॉडी जो है टर्न करके वापस आ गई। जहां पे बॉडी टर्न करती है ना, वापस चली जाती है अपने पाथ पे। सर्कल या एलिप्स बनाना है ना तो उसको टर्न करना पड़ेगा। सच पॉइंट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। इस टर्निंग पॉइंट की कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पे। क्या होता है टर्निंग पॉइंट पे? टर्निंग पॉइंट पे जाके बॉडी की जो रेडियल वेलोसिटी है, देखो इसको बोलते हैं आर वेक्टर, रेडियल डिस्टेंस। ये बाहर की तरफ नहीं जा रही, सेंटर से बाहर, यहाँ रेडियल वेलोसिटी है इस तरफ, बट इस पॉइंट पे अगर हम चले जाएं तो सारी वेलोसिटी टेंजेंशियल है, बाहर की तरफ कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है। तो टर्निंग पॉइंट पे जाके द रेडियल वेलोसिटी क्या होती है? आर डॉट ना, वेलोसिटी आर हमारे पास इस फ्रैक्शन में है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, आर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आर डॉट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेडियल वेलोसिटी, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, रेडियल वेलोसिटी इज 0। तो एट टर्निंग पॉइंट रेडियल वेलोसिटी इज 0, ये याद रखेंगे। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे टर्निंग पॉइंट्स वाली, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे? लेट मी राइट, एट टर्निंग पॉइंट on the trajectory r dot is 0, radial velocity is 0, मतलब ये जो kinetic energy वाली टर्म है, ये वाली टर्म वो भी हो जाएगी 0। the radial kinetic energy is 0. you can write radial velocity is 0 and hence radial kinetic energy is also 0. radial का मतलब है the kinetic energy due to translational motion, वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास फिर जो एनर्जी बचेगी वो सिर्फ बचेगी, टर्निंग पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं, बार बार अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, टर्निंग पॉइंट वाली एनर्जी है ये, वो बचेगी हाफ प्लस यू, ठीक है। सिर्फ इतना एक्सप्रेशन बचेगा ना। तो इस एक्सप्रेशन को हम कुछ नंबर दे देते हैं। इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, एल स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर, देखो एल स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर प्लस यू माइनस ई इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन में यू पुट करेंगे। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए काम कर रहे हैं तो यू कितना होगा? फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है ना, उसी को ओबे करती है ना, और सेंट्रल फोर्स भी है, तो उसके लिए u का फॉर्मूला होता है माइनस के बाय आर, है ना। बट ग्रेविटेशनल के लिए k कितना होता है? g m1 m2, बस इतना ही होता है, g m1 m2। तो उसके लिए हम अभी करेंगे, ठीक है। k अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए लिखना चाहते हो तो वो भी हम लिख सकते हैं, बट अभी चलो हम सिर्फ ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं, ये उसके लिए होता है। मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं। तो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम एल स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर माइनस के बाय आर, यू की जगह मैंने पुट कर दिया के बाय आर माइनस ई इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मैं ऐसे लिखता हूं, एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, इसको ऐसे लिखता हूं, और 1 बाय आर स्क्वायर अलग से, माइनस की ऐसे लिखता हूं, 1 बाय आर अलग से, माइनस ई, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक ही है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एक्स एक वेरिएबल होता है, वहां पे हमारे पास एक्स की जगह 1 बाय आर स्क्वायर है। तो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन 1 बाय आर, ठीक है। 1 बाय आर में ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके दो रूट्स होंगे, वो रूट्स हम फाइंड करेंगे कि आर की कौन कौन सी दो वैल्यूज हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी वैल्यू आएगी आर की और एक बड़ी वैल्यू आएगी। जो छोटी वैल्यू आएगी मिनिमम वैल्यू होगी, जो बड़ी वाली आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो वो टर्निंग पॉइंट्स है, टर्निंग पॉइंट से कॉरेस्पॉन्डिंग वो आर की वैल्यूज है। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये ऐसा मान लो पाथ है, एलिप्स में ऐसे लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए। तो मान लो यहाँ पर एक मास है m1
दूसरा जब यहाँ पे होगा ना, तो ये एक टर्निंग पॉइंट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आर है ना हमारे पास, ये मैक्स होगा, ये आर मैक्स होगा। और जब ये पार्टिकल यहाँ से दूसरा वाला मास m2 यहाँ से घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, जब m2 यहाँ आ जाएगा तब ये r होगा, ओरिजिन से ये वाला r होगा, तो दैट विल बी r मेन। तो वो टर्निंग पॉइंट्स है। तो वो कंडीशन जब हम लगाएंगे टर्निंग पॉइंट्स की, r मैक्स r मिन फाइंड करेंगे, तब वहां से हमारे पास वो जो कांस्टेंट था a जो हमने वहां पे पुट करना है एसेंट्रिसिटी में, वो आएगा। तो ये हमारी टास्क है। तो पहले जस्ट हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये स्टेप है। तो टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, a देखो इसके साथ कंपेयर करना है। a होता है पहला कोफिशिएंट, 1/r² का कोफिशिएंट, वो ये हो गया, ठीक है, दिस इज a। b इज माइनस k, c इज माइनस a, ठीक है, इससे मैंने कंपेयर कर लिया। और फिर हमारे पास रूट्स के लिए ये फॉर्मूला होता है ना, x1, x2, जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, यहाँ लिख देंगे यूजिंग, इसको हम यूज कर रहे हैं। हमारे पास आ जाएगा 1/r के जो दो रूट्स आएंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस b मतलब माइनस ऑफ माइनस के, b वाज माइनस के ना, प्लस माइनस दोनों रूट इकट्ठे लिख रहा हूं मैं, b² मतलब k माइनस k का स्क्वायर, मतलब k² हो गया, -4ac, व्हाट इज a इज l² बाय 2 म्यू, दिस इज a, एंड c इज माइनस a। ये मैं सारी वैल्यूज वहां से उठा के यहाँ पुट कर रहा हूँ, मुझे तो याद है क्या क्या वैल्यूज हैं। और नीचे 2a, तो 2 है और उसके साथ a वाज l² बाय 2 है। तो ये एक इक्वेशन बन गई, कुछ भी नहीं है, वो जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां बस चीजें अच्छे से पुट कर दोगे तो कोई गलती नहीं होगी यहाँ पे। तो ये आ गया 1/r इज इक्वल टू k प्लस माइनस अंडर रूट k² माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस हो गया। और यहाँ बन गया, ये 2 काट देते हैं 4 के साथ, तो ये बन गया 2l² बाय म्यू, ठीक है, 2l² बाय म्यू, ये हमारे पास इक्वेशन बनी, डिवाइडेड बाय ये 2 काट देते हैं, छोड़ो, है ना, इसको रब कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ गया l² बाय म्यू। ओके, अब ये k² कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ फिर k² है नहीं, वो नीचे आ जाएगा, तो बनेगा 1/r, इस शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1/r इज इक्वल टू k प्लस माइनस, एक k ना मैंने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1 प्लस 2l² बाय म्यू k², क्योंकि यहाँ k² हमने बाहर निकाला है ना, और डिवाइडेड बाय l² बाय म्यू, है ना, l² बाय म्यू को ना अभी ऐसे ही लिख देते हैं, फिर इसको ऊपर ले जाते हैं। तो जब मैं इस फैक्टर को ऊपर लेके जाऊंगा, म्यू k बाय l² बन जाएगा ना, ये म्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगा, l² नीचे ही रहेगा, म्यू k बाय l² प्लस माइनस म्यू k बाय l², यही बन रही है ना इक्वेशन, देखो बहुत आसान है, 1 प्लस 2l² बाय म्यू k²। तो ये 1/r का एक्सप्रेशन बना जिसके 2 रूट्स हैं, प्लस माइनस, तो प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा, तो दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू 2 वैल्यूज। एक हम यहां से लिखेंगे 1/r मिन, जो मिनिमम वैल्यू है उसमें प्लस लेना है यहाँ पे, क्यों, ये रेसिप्रोकल भी तो है ना, छोटी वैल्यू में उल्टा बोल गया था पहले, दोबारा सुनो, जो छोटी वैल्यू है उसमें प्लस साइन आएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो 1/r मिन में प्लस लेना, मिनिमम वैल्यू में प्लस आएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है। मैं r की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, r की मिनिमम वैल्यू मतलब 1/r की मैक्सिमम वैल्यू, 1/r की मैक्सिमम वैल्यू मतलब जब प्लस यूज करोगे दोनों रूट में से, तो 1/r मिन में प्लस लगाना है और 1/r मैक्स में माइनस लगाना है। वन प्लस 2l² बाय म्यू k², ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं, इसको नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं। पहले हमारे पास 1/r की एक ओरिजिनल इक्वेशन है जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ड्राइव करी थी, अब उसको भी लेके आएंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये इक्वेशन, 1/r इज इक्वल टू
म्यू के बाय एल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। ये भी एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है ये वाली इक्वेशन। और इस इक्वेशन में ए अननोन कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम आर मैक्स और आर मिन निकालना चाहें तो क्या होगा। देखो ये जो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, इसकी वैल्यू +1 हो सकती है। कब होती है? एट थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब ये एंगल 0 होता है तो कॉस की वैल्यू +1 होती है ना? तो ये होता है, हमें पता है। और सेम फंक्शन की वैल्यू -1 भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ना -1। ये कब होती है? एट थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री या पाई रेडियंस, ठीक है। 180 डिग्री लिख लेते हैं, ऊपर डिग्री में लिखा 180 डिग्री। ये कंडीशन है ना हमारे पास। जब +1 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? माइक म्यूट रखो, माइक मत अनम्यूट करो प्लीज। किसका माइक अनम्यूट हुआ था? माइक मत अनम्यूट करो। हाँ जी, मैं भी आपसे डाउट पूछूंगा, फिर कुछ डिस्कस करना है तो यू कैन डू। मैं ये कह रहा हूं कि +1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी, देयरफॉर 1 बाय आर +1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब इसकी वैल्यू +1 होगी तो इक्वेशन बनेगी म्यू के बाय एल स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। अब प्लस है ना, ये बड़ी वैल्यू, इधर बड़ी वैल्यू है तो इधर मिन आएगा, तो फिर रेसिप्रोकल है। और ऐसे ही 1 बाय आर मैक्स हम यहां से भी लिख सकते हैं, वो बनेगा म्यू के बाय एल स्क्वायर माइनस ए कॉरेस्पॉन्डिंग। वो इस टेन थीटा की वैल्यूज पे है, चलो वो तो हमें पता है। अब आप देखो मैंने आमने सामने लिख दी ये इक्वेशंस। आर मीन की ये इक्वेशन है, ठीक है। इसको ए लिख देते हैं और इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं और इसको डी लिख देते हैं। इनको कंपेयर करना, अभी ए को सी से कंपेयर करना। ये प्लस वाली इक्वेशन ना, देखो ए मिल जाएगा आपको, ए की जगह यहाँ पर ये वाला पूरा फैक्टर है और यहाँ पर ए की जगह यही फैक्टर, सेम फैक्टर ही तो है। तो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, द कांस्टेंट ए जो हमने अननोन कांस्टेंट सॉल्यूशन में माना था, ये वाला ए, वो इसके बराबर है म्यू के बाय एल स्क्वायर अंडर रूट 1 + 2l स्क्वायर ई, जिसमें ये कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं जो हमें ए की वैल्यू देंगे। अब इस ए की वैल्यू को यूज करके वो इसेंट्रिसिटी बच्चों हमने ड्राइव किया था कंपेयर करके, एंड दैट वाज एल स्क्वायर ए बाय म्यू के, है ना, ये थी इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ पे हम इस ए की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये बनेगा एल स्क्वायर बाय म्यू के इनटू ए की वैल्यू म्यू के बाय एल स्क्वायर, ये सब कट जाएंगे और ये अंडर रूट बचेगा सिर्फ 1 + 2l स्क्वायर ई बाय म्यू के स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें चाहिए, इसने डिसाइड करना है कि पाथ कैसा होगा। तो देयरफॉर द इसेंट्रिसिटी ऑफ द प्लैनेट ऑफ द बॉडी व्हिच इज मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको याद रखनी है। इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जब आप आईआईटी जैम के क्वेश्चन देते हो, पेपर देते हो, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनर्जी की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, म्यू के, ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करके ई कैलकुलेट करना होता है और फिर चेक करना होता है कि वैल्यू 1 से बड़ी या 1 से छोटी आ रही है, उस हिसाब से पाथ को डिसाइड करना होता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें चाहिए थी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें चाहिए थी, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशंस ए and B can be written as, हाँ जी, A को हम लिख देंगे 1 बाय आर मिन इज इक्वल टू म्यू के बाय एल स्क्वायर इंटू 1 + E। देख लो इक्वेशन, देख लो आप, ये म्यू के बाय एल स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, 1 बचा, 1 प्लस बाकी जो फैक्टर है वो E है। Similarly, 1 by r max is mu k by l square into 1 minus e। रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, r min का फॉर्मूला बनेगा, रेसिप्रोकल करता हूं मैं, l square by mu k 1 plus e, और r max का फॉर्मूला बना l square upon mu k into 1 minus e। तो these are those turning point radial distances। ये अगर प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है तो ये देखो, अगर एलिप्टिकल शेप है ना ऑर्बिट की,
तो ये आर मैक्स मैंने बोला था, मान लो प्लैनेट जब यहाँ पे है, ये दूसरा मास है, ये सन है हमारा, ये अर्थ है, ऐसे ले लो। तो ये जब अर्थ यहाँ पे पहुंचेगी m2 मास की अर्थ, तब आर मीन होगा, और वो इस फॉर्मूले से निकलेंगे। दोनों वैल्यूज जो हैं इस फॉर्मूले से आएंगी, ठीक है। ई कहाँ से आएगा इसमें, स्मॉल ई यहाँ से निकलेगा। और ये चीजें कैसे कैलकुलेट होगी, देखो ये प्लैनेट की प्रॉपर्टीज है सारी। ई टोटल एनर्जी, एल एंगुलर मोमेंटम, म्यू रिड्यूस मास जो सिस्टम है हमारा उसका, के इज gm1 m2। तो यहाँ ये सब वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट किया जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेचर ऑफ द ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो लेट अस डिस्कस discussion about nature of orbit। नेचर ऑफ ऑर्बिट मतलब पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, एलिप्स होगा, क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर हमें पता है, इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बच्चों क्या होती है, टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी जो हम ई लिखते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता ऑलरेडी, वो हम अगर कैलकुलेट कर पाए किसी प्लेनेट का, सिस्टम का, तो वहां से हम अगर एस्टिमेट कर पाएंगे कि कैसा प्लेनेट होगा। देखो अगर हम ई कैलकुलेट कर पाए, ई का फॉर्मूला होता है हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर प्लस या माइनस के बाय आर ना, ये फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास। ये लास्ट में मैंने के बाय आर लिखा फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए जो यू होता है हमारे पास वो माइनस के बाय आर होता है, ठीक है बच्चों। चलो तो टोटल एनर्जी हम अगर कैलकुलेट कर ले, यहाँ वैल्यूज पुट करके देख ले कि क्या वैल्यूज हैं और क्या इसका आंसर आया, वहां से हमें कैसे एस्टिमेट करना है उसकी वैल्यू से कि कैसा ऑर्बिट का नेचर होगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस 2e l स्क्वायर बाय म्यू के स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसेंट्रिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब ये वाला फैक्टर 0 से बड़ा होगा, है ना। देख अगर ये पॉजिटिव होगा ना, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव होगा तभी तो 1 प्लस समथिंग करके ग्रेटर देन 1 आएगा ना मेरे पास। तो E will be greater than 1 when this factor is greater than 0। अब यहाँ पे बच्चे म्यू, के स्क्वायर, एल स्क्वायर, 2 ये सब चीजें तो पॉजिटिव चीजें हैं। रिड्यूस मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बाकी स्क्वायर्स हो गए, एल का स्क्वायर हो गया, के का स्क्वायर होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, 2 भी पॉजिटिव है, वो सब तो पॉजिटिव ही है। कौन सी चीज नेगेटिव हो सकती है, ये चीज जो है ई वो नेगेटिव हो सकती है। मतलब दैट इज ई शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब स्मॉल ई इसेंट्रिसिटी जब 1 होगी, मतलब स्मॉल ई 1 से बड़ी तब होगी जब कैपिटल ई 0 से बड़ी होगी, और जब स्मॉल ई ग्रेटर देन 1 होती है द पाथ विल बी हाइपरबोलिक, द पाथ इज हाइपरबोलिक। तो ये वही कंडीशन निकल आई, बट नाउ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी। इसेंट्रिसिटी की फॉर्म में नहीं बात कर रहे, टोटल एनर्जी की फॉर्म में बात कर रहे हैं, कैपिटल ई। दूसरी कंडीशन, ये वाला फैक्टर इक्वल टू 1 कब होगा, तो E विल बी इक्वल टू 1। ध्यान से सोच लो, देख लो, इक्वल टू 1 तब होगा जब ये फैक्टर 0 होगा। 2e l स्क्वायर बाय म्यू के स्क्वायर जब 0 हो जाएगा, और ये 0 तब होगा दैट इज व्हेन टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 0। और जब स्मॉल ई 1 होता है तब हमारे पास पैराबोलिक पाथ होता है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, पैराबोलिक पाथ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है उसमें हम बात करेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट की, ठीक है। देखो फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होना चाहिए, द इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन 1। तो इफ
small e is less than 1, we know that the path of the particle, the path of object या जो mass है is elliptical. ये हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, ठीक है, वो elliptical होना चाहिए फिर. और e को 0, e को लेस देन 1 होने का मतलब क्या है? अगर हम वो एक्सप्रेशन लिखें जो हमारे पास e का फॉर्मूला है, स्मॉल e मतलब इसेंट्रिसिटी इज रिटन एज 1 प्लस 2 e l स्क्वायर बाय म्यू k स्क्वायर. ये फॉर्मूला है हमारे पास. इस फॉर्मूले में जो कैपिटल E है दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास. तो ये जो टोटल एनर्जी है, अब इसकी कंडीशन हम फाइंड करेंगे. अगर आप चाहते हो ये फैक्टर, ये पूरा फैक्टर लेस देन 1 हो, तो मतलब ये जो फैक्टर है हमारे पास, ये वाला फैक्टर 2e l स्क्वायर बाय म्यू k स्क्वायर, दैट शुड बी नेगेटिव. अगर वो नेगेटिव होगा तभी 1 में से माइनस होके एक क्वांटिटी आएगी विच विल बी लेस देन 1, है ना. तो दिस शुड बी नेगेटिव. नेगेटिव मतलब लेस देन 0, ठीक है. तो फॉर दिस ये वाला फैक्टर नेगेटिव होना चाहिए. अब ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं. म्यू k स्क्वायर जो स्क्वायर हो रहा है किसी चीज का, l स्क्वायर भी स्क्वायर है, तो ये सब पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी शुड बी नेगेटिव. तो ये कंडीशन है. अगर किसी बॉडी की टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी, तब उसका पाथ जो है वो एलिप्टिकल बनेगा. तो इसके सामने हम लिख देते हैं एलिप्टिकल पाथ. याद रखनी है, ये वैल्यूज लर्न करनी है और याद रखनी है. और ये वाली जो कंडीशन है ये सारे प्लैनेट्स के लिए ऐसे ही सेटिस्फाई होती है. जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं अराउंड द सन, दे रिवॉल्व इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के केस में हर किसी प्लैनेट की जो टोटल एनर्जी है अराउंड द सन, दैट एनर्जी इज नेगेटिव. टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर हम लिख के देखें तो वो कैसा है? टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसको, फिर से हम चीजें डिस्कस करते हैं. इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रेडियल काइनेटिक एनर्जी. एक इसमें टर्म होती है सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी, वो ये वाली टर्म होती है सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी. और एक इसमें टर्म होती है यू वाली. अब ग्रेविटेशन के केस में ये यू जो होता है दैट इज माइनस जी m1 m2 बाय r. दिस इज यू ना फॉर ग्रेविटेशन फोर्स. तो मैं लिख लेता हूँ एक बार. कब होगा ये नेगेटिव, कब होगा ये वाला टर्म? मैंने देखना है कि ये नेगेटिव कब होगी. देखो ये आगे वाली दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, देखने से पता चल रहा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रही है चीजों के और प्लस साइन चल रहे हैं. लेकिन ये जो पीछे वाली क्वांटिटी है विच इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नेगेटिव. ये नेगेटिव है, माइनस साइन आ गया ना. अब इसका आंसर नेगेटिव कब आएगा? तो हेयर E विल बी लेस देन 0 व्हेन क्या होगा? ये नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर. ये नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव टर्म. तो वो तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, याद रखना ये दोनों टर्म्स काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड हैं. ये है रेडियल काइनेटिक एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, मैंने जैसे बताया था. एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर प्लेनेट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तभी टोटल एनर्जी नेगेटिव आ पाएगी. और टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी तो उसका पाथ जो बनेगा अराउंड द सन, दैट विल बी एलिप्टिकल पाथ. ठीक है, मतलब पोटेंशियल ज्यादा होती है. पोटेंशियल की जो क्वांटिटी है, अगर आप फैक्टर्स को कैलकुलेट करो तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. केस नंबर ये 3 था. केस नंबर 4 जो लास्ट केस है हमारा, दैट इज द कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट. हमें ये पता है अगर E 0 हो जाए, इसेंट्रिसिटी अगर 0 आ जाए कॉनिक इक्वेशन में, तो उस केस में वी गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना. तो जो पाथ होता है, द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर. जो ऑब्जेक्ट या बॉडी घूम रही है उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला अभी 0 चाहिए मुझे. वो 0 तब होगा जब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये वाला -1 हो जाएगा, है ना. यहाँ हम देखो, यहाँ पर अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं हमें एक्चुअली यहाँ पे क्या चाहिए, ये 1 है ना, और यहाँ -1 चाहिए, तो आंसर 0 आएगा. इसको मान लेते हैं फिर कि 2E L² बाय म्यू K² शुड बी इक्वल टू -1. अगर ये चीज है तो मतलब फिर कंडीशन आ गई हमारे पास.
ये कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ से अभी ई निकालना है, ई की कंडीशन निकालनी है, तो ई हो जाएगा म्यू के स्क्वायर ऊपर चला गया, म्यू के स्क्वायर ऊपर चला गया विद माइनस साइन, और ये 2l स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला गया। अगर आप एनर्जी की इतनी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो 1 माइनस 1 इसेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी। तो ये वो केस है जब टोटल एनर्जी इस फैक्टर के बराबर आ जाएगी। ये एक स्पेशल केस है, तब पाथ जो है वो पार्टिकल का बॉडी का पाथ सर्कुलर होगा। तो दिस इज फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, दिस कंडीशन इज फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये सारी कंडीशंस याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। लेट मी लिस्ट ऑल दीज थिंग्स अगेन, नॉट टू रिमेम्बर, याद रखनी है आपने ये चीजें। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करेंगे। पहला, अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है तो पाथ इज हाइपरबोलिक, ऐसे याद रखना है। दूसरी कंडीशन, अगर टोटल एनर्जी 0 है तो पाथ इज पैराबोलिक। थर्ड कंडीशन, अगर टोटल एनर्जी लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो पाथ इज एलिप्टिकल। और फोर्थ कंडीशन, अगर ये टोटल एनर्जी बॉडी की माइनस म्यू के स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर है, देन पाथ विल बी सर्कुलर। तो ये कंडीशंस बच्चों आपने लर्न करनी है। इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी अगर लिख के दिखाऊं, तो अगर स्मॉल e ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोलिक, अगर स्मॉल e इक्वल टू 1 है तो पैराबोलिक, if small e is less than 1 तो elliptical, and if small e is equal to 0 then it is circular। तो small e की टर्म्स में 0 की जगह ना हर जगह 1 चलता है, और कैपिटल E जो टोटल एनर्जी है उसमें 0 चलता है। मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, उसके बराबर है। स्मॉल e का फॉर्मूला पक्का याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में ये आपके काम आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। ये इसेंट्रिसिटी। ओके, एक छोटी सी डेफिनेशन कभी कभी ना यहां से पूछ लेते हैं, व्हाट आर द टर्निंग पॉइंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय टर्निंग पॉइंट्स, तो वो भी लिख देता हूं, ये भी नोट में ही है। डेरिवेशन में चाहे मत लिखना कि टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लेकिन अगर स्पेशली पूछी हो क्वेश्चन में तो बता देना। द टर्निंग पॉइंट on the trajectory मतलब होता है path followed of a body is the point where radial kinetic energy of body is 0। ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी ऐसा बताया था, जस्ट अभी स्टेटमेंट लिख रहा हूं। और जो टोटल एनर्जी होती है, अगर रेडियल कंडीशन 0 हो जाएगी तो टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। लेट मी राइट दैट, एंड हेंस इट्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, उसके बराबर हो जाती है। टर्निंग पॉइंट कहाँ होते हैं, मैंने बताया था, अगर ये इलिप्टिकल पाथ है, ये वाला पॉइंट टर्निंग पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट टर्निंग पॉइंट होगा। यहाँ फोकस है, फोकस मतलब सन होता है फोकस पे, ये आर मैक्स होता है। इनकी कंडीशंस हमें एक्सप्रेशन सब पता है, ये आर मिन होता है। हम इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, आर मैक्स और आर मिन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट दीज टर्म्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आर मिन होता है L square by mu k 1 plus E, और R max होता है L square by mu k 1 minus E। ठीक है, तो E यहां से कैलकुलेट करके यहां पुट करके यू कैन फाइंड द डिस्टेंसेस। ओके, अब इसी डायग्राम में और भी कुछ चीजें हम बता सकते हैं। देखो, यहां पर यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस होता है, this is called major axis।
2a, एलिप्स की बात कर रहा हूँ, प्लेनेट के केस में ज्यादातर ऐसा होता है। और ये जो हमारे पास इधर होता है ये वाला डिस्टेंस, अगर हम बिल्कुल सेंटर से बात करें, यहाँ सेंटर बना लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस लाइक दिस, वो होता है 2b। जो a और b होते हैं दे आर कॉल्ड सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। b इज सेमी मेजर, लेट मी राइट हियर, यहाँ लिख देता हूँ। तो दिस डिस्टेंस b इज सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है जी, एंड a इज सेमी मेजर एक्सिस। ये किस केस में होगा? पॉइंट नंबर 3 में होगा ये सारा कुछ, जब पाथ जो है पार्टिकल का, पार्टिकल बोलने जा रहा हूं, जब पाथ है बॉडी का वो कैसा होगा? एलिप्टिकल होगा, तब ये होगा। उस केस में अगर आपको एरिया फाइंड करना है कि ये जो टोटल पाथ है उसका टोटल एरिया कितना है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया इज गिवन एज पाई इंटू ए बी, पाई आर स्क्वायर की जगह इट इज पाई इंटू ए बी। और बी और ए की आपस में भी रिलेशन होती है, और बी और ए आपस में से रिलेटेड होते हैं, बी इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ए कैसे निकलेगा? ए निकलेगा बच्चे आर मैक्स और आर मिन दोनों है ना हमारे पास, आर मैक्स और आर मिन को ऐड करके हमारे पास ए आ जाएगा। तो लेट मी राइट हियर, अगर ए फाइंड करना है तो दैट विल बी आर मिन प्लस आर मैक्स, ये 2a होगा, ठीक है। अगर a फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 नीचे चला जाएगा, तो मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि a हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए। चलो 2, तो यहां से हम ये सेमी मेजर एक्सिस a कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर b कैलकुलेट करना है तो a इंटू जो भी a कैलकुलेट किया 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज योर ई स्क्वायर। तो वो सॉल्व होकर सिर्फ यही वाला फैक्टर बचेगा, यहाँ पुट करके हम b कैलकुलेट कर सकते हैं। b आ गया, यू कैन फाइंड दिस टोटल एरिया, एरिया कवर्ड बाय द पाथ या ट्रैजेक्टरी, वो हम फाइंड कर सकते हैं। सब एलिप्स की प्रॉपर्टीज हैं। एक और चीज बता दूं, यहाँ पर फोकस पे हम बच्चों ओरिजिन मान लेते हैं ऐसे, इधर हमारे पास y एक्सिस होता है और इधर हमारे पास x एक्सिस होता है। तो यहाँ पे ना पार्टिकल जो होता है हमारा वो ये है प्लेनेट, जो अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स r, थीटा है, तो r, थीटा वाली इक्वेशन तो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके थे, उसी से ये सारा कुछ फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इसमें आपको पूछा जाएगा फाइंड द कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट पाथ्स। तो वो कंडीशंस फाइंड करने के लिए आपको पहले इसेंट्रिसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है और फिर ऐसे आपने डिस्कस करना है। इसेंट्रिसिटी का एक्सप्रेशन ये मैंने फाइंड कर लिया था, सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस, आर मिन आर मैक्स के एक्सप्रेशन पूछे जा सकते हैं ड्राइव करने के लिए इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो यहां तक ड्राइव करना है और इसके पीछे चले जाते हैं। हाँ जी, बेसिकली इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ये हमने लिखी थी, उसका हमने सोल्यूशन फाइंड किया। पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो उसमें पूछा जा सकता है आपको कि राइट द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन तक नहीं पूछेंगे, आगे पूछेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ड्राइव करनी है, ठीक है। अंडर फॉर द बॉडी मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स एंड हैविंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, यू हैव टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स। तो वो जो जनरल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स है वो ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स, जनरल इक्वेशन, ठीक है। Let me write here, this is the general। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसमें a जो है वो अननोन है, that unknown has to be find। तो यहां तक पहले हमें करना है, फिर उसको हमें इससे कंपेयर करना है, थोड़ा सा सेंट्रिसिटी के साथ बताना है कि ये चीजें होती है। फिर हमें इस a को फाइंड करना है, अननोन कांस्टेंट को। उसको फाइंड करने के लिए वी हैव टू राइट द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में टर्निंग पॉइंट की कंडीशन लगा दी हमने। टर्निंग पॉइंट की कंडीशन लगा के रेडियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस टर्म को 0 कर देना है, टोटल एनर्जी इसके बराबर है, वो क्वाड्रेटिक बन गई थी। उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आर मिन आर मैक्स निकालना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एबीसी लिखा हमने। एबीसी लिखने के बाद क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, आर मिन आर मैक्स निकाला, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन दैट वाज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए, वेयर कैपिटल ए वाज ए कांस्टेंट। वो इक्वेशन थी हमारे पास, लेट मी राइट इट अगेन, the general equation of orbits
ये हर किसी ऑर्बिट के लिए है, चाहे पैराबोला हो चाहे हाइपरबोला हो, इसमें हम अलग अलग वैल्यूज पुट करके मेन इक्वेशन फाइंड करते हैं, स्पेशल केसेस बन जाते हैं आगे। वो ये इक्वेशन है 1/r इज इक्वल टू म्यू के बाय एल स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट इनटू कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन थी। इसमें हमने ए फाइंड कर लिया था, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हियर कैपिटल ए इज गिवन एज म्यू के बाय एल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 2el square divided by mu k square. When you substitute this a here, then you will get another equation mu k by l square plus mu k by l square under root 1 plus 2el square by mu k square cos theta minus theta naught। इस तरह से। ठीक है, एक और इसकी फॉर्म बनाएंगे थोड़ी सिंप्लीफाइड। ये वाला फैक्टर कॉमन ले लो, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2, क्या होगा 2 बार करते, हाँ ठीक है, ये फैक्टर कॉमन है क्या 1 प्लस अंडर रूट, उसके अंदर है 1 प्लस 2e एल स्क्वायर बाय म्यू के स्क्वायर, ये ब्रैकेट में इनटू कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। इसमें अभी कोई भी अननोन फैक्टर नहीं है, 2 वेरिएबल्स हैं इसमें जिनमें ये इक्वेशन है। तो हेयर r एंड थीटा आर वेरिएबल्स, दिस इज द इक्वेशन इन r एंड थीटा। ठीक है जी, देखो ये r है, ये वेरिएबल है यहाँ पे, और ये थीटा वेरिएबल है। व्हाट इज थीटा नॉट? थीटा नॉट इज द इनिशियल एंगल, so theta naught is a constant. This is initial polar angle of position vector of planet with x-axis। ठीक है, वो थीटा नॉट होता है। तो मान लो ये ऑर्बिट है हमारा, और यहाँ पे आपने ओरिजिन माना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो मान लो यहां पे इनिशियली जो प्लेनेट है मान लो इस पोजीशन पे था, दिस इज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो उस टाइम पर जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा नॉट। आफ्टर सम टाइम द प्लेनेट इज एट दिस पॉइंट, यहां पर ये टोटल एंगल बन गया थीटा, और ये आर है हमारे पास। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल चलता रहेगा, इस तरह से घूमता रहेगा, आर और थीटा वेरी करता रहेगा। तो वो आर और थीटा कैसे वेरी करेगा वो इस इक्वेशन से पता चलेगा। दिस इज जनरल इक्वेशन, दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यहाँ पे जब आप कैपिटल ई की वैल्यू पुट करोगे कैलकुलेट करके, अगर ई पॉजिटिव होगा तो हाइपरबोला बनेगा, और बाकी सब चीजें जैसे हमने करी है। ई की वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो अलग अलग ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होगी।